नायब सदर जेडी वेंस के हालिया बयानात ने मीडिया हलकों में नई बहस छेड़ दी है। वेंस का कहना है कि ईरान के साथ जारी जंग महज फौजी ताकत के बलबूते पर नहीं जीती जा सकती। वो उन अमरीकियों से शदीद मायूस हैं जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा ही बंद समझते हैं। आबना हुर्मुज़ में ईरान की गैर रवायती जंगी सलाहियत का हवाला देते हुए जेडी वेंस ने वाज़ेह किया कि रेडार और मिसाइल तबाह किए जा सकते हैं, मगर जहाज़रानी को महफूज बनाना सिर्फ सिफारतकारी से मुमकिन है। सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब बयान ये रहा कि इजरायली हुकूमत और माशरे के बाज़ अनासर जंग को गैर ज़रूरी तौर पर तूल देना चाहते हैं और सिफारती कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब CNN की रिपोर्ट एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तस्वीर पेश करती है। ज़राए के मुताबिक ट्रंप को ईरान के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जिनमें खर्ग आइलैंड पर कब्जे और पिकेक्स माउंटेन के जरिए ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्सेस पर बमबारी जैसे ऑप्शंस शामिल हैं। ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि आइंदा हफ्ते हमलों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी। जो एक जानिब नायब सदर मुज़ाकरात के वकालत में लगे हैं, तो दूसरी जानिब सदर अमेरिका जंग को मजीद बढ़ाने के मूड में है। ये तजाद महज इत्तफाक नहीं। जिस तरह ईरान के अंदर IRGC और सिविलियन हुकूमत के माबैन इख्तिलाफात को जंग की पेचीदगी की वजह करार दिया जाता है, बिल्कुल उसी नौयत के इख्तिलाफात अब अमरीकी इंतजामिया के अंदर भी नुमायां हो रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया में सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो जैसी हॉकिश आवाज़ मौजूद है, तो जेडी वेंस मुफाहिमत की अलामत बनकर उभर रहे हैं। याद रहे, मार्च में खुद अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया था कि उनके और वेंस के फलसफे में फ़र्क है। अमरीकी मीडिया में ये बहस भी जारी है कि वेंस और रूबियो दोनों ही 2028 के इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार के मुमकिना दावेदार हैं, और वेंस की हालिया किताब कम्युनियन फाइंडिंग माई वे बैक टू फेथ को भी इसी सियासी सफ़र का हिस्सा समझा जा रहा है। इस किताब को महज एक मजहबी या ज़ाती दास्तान नहीं, बल्कि उनके वसी तर सियासी विजन का हिस्सा करार दिया जा रहा है। वेंस एक ऐसे रहनुमा की तस्वीर बनाना चाहते हैं जो ताकत के इस्तेमाल के बजाय महदूद मुदाखलत की पॉलिसी का हामी हो। तारीखी तौर पर भी अमरीकी सदूर और नायब सदूर के दरमियान जंगी पॉलिसी पर इख्तिलाफात नए नहीं, मगर इससे पहले की अमरीकी जंगों ने पूरी दुनिया को इस तरह मुतासिर नहीं किया जिस तरह ये जंग कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमरीकी हुकूमत के अंदर ये इख्तिलाफात को उतना ही पेचीदा बना रहे हैं जितना ईरानी निज़ाम के अंदर के अंदरूनी तजादात। और हम सवाल ये भी है कि वेंस और ट्रंप के इस इख्तिलाफ में अमरीकी डीप स्टेट, पेंटागन, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और बिग बिजनेस की किसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से इसी जाविये पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। पैनल में मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी, रजा रूमी और जैगम खान साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान जंग, ट्रंप का जंग को वुसअत देने पर गौर, वेंस मुज़ाकरात के हामी। ईरान के दाखिली इख्तिलाफात के बाद ट्रंप वेंस इख्तिलाफात, अमन आखिर कब तक अंदरूनी इख्तिलाफात की कीमत चुकाएगा। जैगम साहिब, इससे पहले हमने ईरान के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं और क्यों मुआहिदा आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों अमलियत पसंदी दिखाई नहीं दे रही, उस पर गुफ्तगू रही प्रोग्राम में। मगर जेडी वेंस ने जो इंटरव्यू दिया है उसके ज़रिए जो कुछ सामने आ रहा है वो तो खुद अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर के इख्तिलाफात को वाज़ेह कर रहा है। ये महज हिकमत अमली का फ़र्क है, इक़्तिदार की अंदरूनी कशमकश का इजहार है, तो कितना दुनिया को अभी इसे और भरना पड़ेगा। आशा, एक तो आपको लड़ाइयाँ करवाने का बड़ा शौक है, अब आप ट्रंप और जेडी वेंस की लड़ाई करवा रहे हैं। अब ट्रंप को कुछ होगा तो जेडी वेंस सदर बनेगा। अब मुझे पता नहीं रात को चुपके चुपके वो ट्रंप का गुड्डा बना के वाइट हाउस के लॉन में कहीं जाके किसी दरख्त से लटकाता हो तो पता नहीं। अदरवाइज तो देखिए, अमेरिकन सिस्टम में वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं है उस वक्त तक जबकि सदर मौजूद है। किसी तरीके का वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ट्रंप की डिसीजन मेकिंग पर। यही हाल रूबियो का है। अमेरिका के चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम में दो चीजें अमेरिकी सदर का हाथ रोक सकती हैं। एक अमेरिका की कांग्रेस है, दूसरा अमेरिका की अदालत है, और वो दोनों इस बात पे तैयार नहीं हैं कि अमेरिकी सदर का किसी तरीके से भी हाथ रोके। और जेडी वेंस मुसलसल खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो अमेरिका के सदर की मर्जी के ऐन मुताबिक है, और ट्रंप ने उसकी तरदीद नहीं की। और जेडी वेंस कह रहे हैं कि मुझे दो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं सदर अमेरिका की तरफ से। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाज रानी के लिए तेल और गैस की आमदोरफ्त के लिए आबनाएं खुली होनी चाहिए।
दुरुस्त। तेल और गैस की आमदोरफ्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे पास इस बात का कोई इंदिया नहीं है कि ट्रंप वाकई एक लॉन्ग वार चाहते हैं। वो अमेरिका को एक ऐसी जंग में घुसेड़ना चाहते हैं जो अनएंडिंग वार हो। तमाम इशारे ये बताते हैं कि वो जंग को लंबा नहीं करना चाहते। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, उनकी बेस जंग के खिलाफ है, अमेरिकी अवाम जंग के खिलाफ है, वो उसको लपेटना चाहते हैं। लेकिन मसला इस वक्त दूसरा आ गया है। मसला आ रहा है ईरान का। देखिए, इसी वजह से जो मैंने आपको वजूहात बनाई ट्रंप की, उसी वजह से ही तो ट्रंप ने एक ऐसा मुआहिदा दिया, एक ऐसा एमओयू दिया ईरान को, जिसको ईरान अपनी फतह की दस्तावेज कहता है। ईरान को वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन फिर ईरान ने खेल खराब कर दिया। इस वक्त ईरान की जो पोजीशन है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है और वो बहुत से तज़ादात और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है कि इस एमओयू ने मुझे पूरे हुर्मुज पे कंट्रोल दे दिया है। पहली बात तो ये है कि आधा हुर्मुज, जहां पे हुर्मुज सबसे तंग है, 21 किलोमीटर है, 21 नॉटिकल माइल, समुद्री मील है, वहां पे भी आधा साहिल तो ओमान का है। जिस कानून का ईरान हवाला देता है, उस कानून की रूह से जो किसी मुल्क का समंदर होता है, टेरिटोरियल वाटर होते हैं, वो 12 नॉटिकल माइल हैं। सही। तो वहां पे 21 है सबसे तंग जगह पे, तो 9 ही गिन लें तो वो 9 तो ओमान का है, हालांकि 10.5 और 10.5 बनेगा। सही हो गया। तो कौन सा एमओयू है जिसके तहत अमेरिका मुआहदा करके एक मुल्क का साहिल दूसरे मुल्क को दे सकता है? क्या ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने मेरे साथ साइन किया और मुझे कहा कि अब ओमान का साहिल, उसका कंट्रोल मैं तुम्हें दे रहा हूं? क्या मतलब है इसका कि अमेरिका जिससे मुआहदा करे किसी दूसरे मुल्क का साहिल उसके हवाले कर दे? तो कैसे आप दूसरे मुल्क के टेरिटोरियल वाटर्स को क्लेम कर रहे हैं? एक मुल्क भी ईरान पे इसकी हिमायत नहीं कर रहा, चीन और रूस भी नहीं कर रहे, पूरे अरब मुल्क एक तरफ हो रहे हैं। पाकिस्तान जो बिछा जा रहा था, पाकिस्तान अब एक तरफ हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो? और अगर ये जिद चलती रही फिर तो ये कंफ्लिक्ट। तो साहब, आपकी गुफ्तगू कह रही है कि ईरान के अंदर के इख्तिलाफात जो हैं वो मामला खराब कर रहे हैं। अमेरिका में जो ट्रंप कह रहे हैं जंग बढ़ाओ, या जो वेंस कह रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना होगा, वही रास्ता है। वो कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो जस्ट स्टेटमेंट्स हैं। या मैं ये कह लूं, या वेंस अपने आने वाले 28 के अमेरिकी इंतखाबात की तैयारी में पोर्टफोलियो रख रहे हैं। इससे ज्यादा कोई तजाद अमेरिकी इंतजामिया में नहीं है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अमेरिका ये चाहता है ये मसला हल हो, लेकिन वो सुपर पावर है। इस वक्त सारी दुनिया इस बात पे खड़ी है कि हुर्मुज पे इस तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी बात पर ही कायम रहेगा कि हर सूरत में जरूर ही सुलह करनी है। बात झगड़े और जंग की तरफ बढ़ सकती है। ठीक। इस वक्त जो ट्रंप कह रहे हैं वो पास्चरिंग है, वो डील की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका में एक और खेल शुरू हो चुका है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। वो ये है कि इस्राएली लॉबी पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी है। इस्राएली लॉबी अमेरिका के अंदर उन लोगों पर शदीद दबाव डाल रही है जो इस वक्त सुलह के हामी हैं। वो सूरत हाल को बदलना चाहती है। अब देखिए, रूबी, आपने जेडी वैंस के एक इंटरव्यू का हवाला दिया जिसमें जेडी वैंस ने कहा कि इस्राएल की हुकूमत के एक हिस्से ने अमेरिका के कुछ कन टुट्टे सहाफियों को और कुछ सोशल मीडिया के लोगों को डॉलर दिए हैं, पैसे दिए हैं कि वो मेरे खिलाफ कैंपेन चलाएं। और वो कैंपेन चला रहे, इसलिए चला रहे हैं ताकि ईरान और अमेरिका की सुलह ना हो। इस्राइल तो लगा हुआ है अंदर, और जाहिर है वो ढूंढ रहा होगा कि अमेरिकी निजाम के अंदर कहां कहां ऐसी ऐसी जगह हैं जहां से वो दबाव डाल सके। ठीक हो गया। कहीं कहीं ना कहीं ऐसी जगह हैं जिसको इस्तेमाल करके इजराइल दबाव बढ़ाता है। शहजाद चौधरी साहब, अगर वेंस के बकौल इजराइल के अंदर ऐसे अनासिर हैं जो जंग को गैर जरूरी तौर पर तूल देना चाहते हैं, तो क्या अमेरिका अपने सबसे करीबी इत्तेहादी की पॉलिसी से इनहराफ करने की सकत रखता है? जो बातें वेंस कह रहा है कि तूल चाहते हैं जंग की, और जंग हल नहीं है किसी भी तौर से, मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा। सो आपको लग रहा है जो कुछ वेंस कह रहे हैं वो हमें जंग का रास्ता दिखा रहा है, या जंग से निकलने का रास्ता दिखा रहा है, या वेंस सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करता है या इसराइल से ज्यादा मोहब्बत करता है? सर, अपने आप से ही करेगा, लेकिन क्या उसके अंदर ऐसे डिसीजन मेकर्स बैठे हैं जो उसकी फैसला साजी को मुतासिर करते रहे? क्या माजी ये बताता है? क्या माजी बताता है कि अमेरिका अपने आप से बहुत मोहब्बत करता है, हमेशा से करता रहा, और हर मुल्क हमेशा अपने आप से मोहब्बत ज्यादा करता है।
माजी या हाल या मुस्तकबिल, ये तो एक असूल है ना, तो इसको असूल को तुम नफी नहीं कर सकते, चाहे इसराइली क्यों ना हो। सिमिलरली इसराइल अपने आप से मोहब्बत करता है, अमेरिका से मोहब्बत तो नहीं करता। सही। तो इसलिए ये दो चीजें इनको मिलाना या उनको कन्फ्लेट करना मेरे ख्याल में हमारी एक जो बुनियादी कमजोरी और गलती होती है ना, तो हम कई दफा ऐसे होता है कि बुग़्ज़ सो एंड सो के अंदर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका असल में हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैगम साहब ने बहुत सारी बातें तो कर दी, मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक मुख्तलिफ तरीके से हम और चीजों के अंदर लेके जाएं, ऐड करें। सबसे पहले वैंस का सवाल है। ये जो वैंस वाइस प्रेसिडेंट है, पहली बात है कि ट्रंप का किसी के साथ कोई इख्तलाफ ट्रंप के साथ कर ही नहीं सकता। बाहर बैठे डेमोक्रेट कर सकते हैं, कमेंटेटर्स कर सकते हैं, मीडिया कर सकता है, ये हो रहा है। एंटी ट्रंप एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है अमेरिका के अंदर, लेकिन जब तक वो सदर है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सिर्फ उसी की बात सुनी जाएगी। हाँ, ये जरूरी है कि वो शायद इतना काबिल अपने आप को ना समझता हो और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखा हो, ऐसे जो कि उसको गाइड करेंगे, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। कोई फॉरेन पॉलिसी होगी, कोई वॉर होगी, कोई होगी, तो जब ये बैठ के फैसला करते हैं, उसमें वैंस की आवाज भी होगी, मार्को रूबियो की भी होगी, पीट हेक्सेट की भी होगी, और उस सिचुएशन रूम के अंदर बैठ के फिर एंड में ये फैसला होगा कि यही बेहतर, CIA वाले होंगे, मिलिट्री होगी, वो सब मिलकर फैसला करेंगे कि यही तरीका बेहतर है। अब वो जंग ईरान की कहां तक चलती है, ये ईरान वाली बात है कि ईरान कब अपने आप को ये महसूस करता है कि वाकई अब मैं लूजिंग विकेट पे आ गया। हर चीज के कॉस्ट बेनिफिट होता है ना, कि जो कीमत चुका रहा हूं, क्या ये कीमत उतनी हो गई है कि मुझे फायदा से ज्यादा अब नुकसान ही नुकसान है। तो जिस दिन ईरान ने ये फैसला कर लिया, उस दिन वो भी अपने तरीके पे सही हो जाएगा। दुनिया तो यही कह रही है ना कि भाई हमने इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम हो के बस चढ़ाई किए जा रहे हो, नीचे आ ही नहीं रहे अपनी जगह के ऊपर। तो अमेरिका को क्या है, अमेरिका बैठा है 2 महीने 3 हफ्ते 4 हफ्ते नहीं करेगा, फिर 2-3 हफ्ते की कर देगा। इसी तरीके से वो मिड टर्म तक ले जाएगा। लेट से जंग नहीं होती, लेट से मिड टर्म हार जाता है ट्रंप, तो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ अजीब अजीब बातें होती है कि ट्रंप मिड टर्म हार जाएगा। मिड टर्म यहाँ पे हर एडमिनिस्ट्रेशन ही हार जाती है, क्योंकि वो उस वक्त तक वो पॉलिसीज कर ही नहीं पाती, जिसकी वजह से कि वो दोबारा बहुत कम होता है कि मिड टर्म के अंदर अपनी पोजीशन को सस्टेन किया जा सके। क्या इसका मतलब कि सदर अमेरिका कमजोर हो गया? हरगिज़ नहीं। ठीक। इसलिए किसी भी जो आवाजें आपको अमेरिका से आती हैं, वो एक ही आवाज हुआ करती है, और वो पॉलिसी की आवाज होती है। वो सदर की नहीं, पॉलिसी की आवाज होती है। सदर मुख्तलिफ आवाजें निकालता है, खासतौर पर ट्रंप कभी ये आवाज निकालेगा, कभी ये निकालेगा, कभी ये निकालेगा। दूसरा, वांस को जिम्मेदारी दी गई है एज एन इंटरलोक्यूटर कि तुमने अमन मुज़ाकरात करने हैं। स्वीट विटकॉफ और दूसरा वो जो जैरेड कुशनर, वो उसके उनके साथ मिलकर ये काम कर रहा है। खुद तो नहीं सामने आया, जहां जहां पे जा सकता खुद जाए। कहां का वाइस प्रेसिडेंट है जो कितनी देर से जाएगा, जाके अपने आप को पेश कर देगा काले बाग के सामने या राक्षी के सामने? फॉरेन मिनिस्टर है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन चला गया 2 जगह पे। अब वो दोनों लगे हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी ये है। लेकिन अंदाजा उसी तरफ लगा रहे हैं काली बाग। आप निजाम का देख लें कि काली बाग का इंटरव्यू नहीं, वहां इंटरव्यू करता है वो इंटरलोक्यूटर है खास ईरान का, इंटरव्यू चलने नहीं दिया, दौरान इंटरव्यू बंद कर दिया जाता है कि ये इंटरव्यू नहीं चलेगा। लेकिन वैंस वहां बैठ के हर किस्म की बात कर लेता है, और वो भी बात कर लेता है जो ट्रंप की पॉलिसी से आपको इख्तलाफ नजर आता है, क्योंकि उन सबको पता है कि वैंस जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है जो कि उसका हिस्सा है। ट्रंप वो कर रहा है जो वो अपने तौर पर समझता है। मुझसे एग्री करें ना करें वो दूसरी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिकी निजाम को समझने के लिए जो, और हम कहते हैं हर दफा वो पोल्स हो गए, पोल्स में वो 73% नीचे आ गया। वो कुछ भी नहीं होता फीसद नीचे आने से। हुकूमत उसी की रहनी है, 2028 27 है, 28 है या 29 है, जब तक उसे रहना है उस वक्त तक रहेगा। तो इसलिए कोई तब्दीली नहीं होने वाली। और उसको पता है कि अगर ईरान की जंग और मिड टर्म के अंदर से मुझे एक चीज चूज करनी पड़ी, तो मैं ईरान की मार को मुकम्मल करूंगा बजाय मिड टर्म को जीतने के। सही। तो ये, हाँ, दोनों काम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा, चॉइस करना है रॉक एंड हार्ड प्लेस, तो वो जो चूज करेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा हौसले के साथ निजामों को समझते हुए, ये दूसरी देखिए, ईरान के अंदर कोई शख्स ऐसा है जो सामने खड़े होकर ये कह सके कि असल में ईरान की पॉलिसी ये है। IRGC कुछ कहती है, तस्नीम कुछ कहता है, फलाना कोई और कुछ कहता है, कालीबाब बेचारा कुछ और कहता है, अरागची को कुछ और कहना पड़ता है। गालियां सारे अरागची और पज़ेशकियान को दे रहे हैं। तो इस वक्त ईरान के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उसको आप मुकाबला, ईरान का इख्तिलाफ अमन को ज्यादा दाव पे लगाए हुए है। ईरान के अंदर का इख्तिलाफ मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि वो किसी फैसले पे नहीं आ पा रहे ना। दुरुस्त हो गया। वो फैसला करेंगे कि भाई जंग को कहां रुकना चाहिए,
वो नहीं कर पा रही है फैसला। ठीक। रज़ा रूमी साहब, चंद माह पहले ट्रंप कह चुके हैं कि मेरे और वेंस के फलसफे में फ़र्क है। जो अभी इस वक्त वेंस का इंटरव्यू है, जो कि मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में भी जिस पर बहुत गुफ्तगू की जा रही है, उसमें वो कह रहे हैं राय आमा को मुतासिर करने की जानबूझकर इस तरीके से हमवार किया जा रहा है कि जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहे। आपके ख्याल में क्या पेंटागन, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या बिग कैपिटल्स जो हैं, जो माजी में भी कहीं ना कहीं जंगों से या इस तरह की सूरत हाल से फ़ायदे उठाते रहे, वो कोई पसे पर्दा कोई फैसला कुन किरदार इस वक्त अदा कर रहे हैं? तो आखिर किसके साथ या किस हिमायत में खड़े हैं, या उनका कोई किरदार नहीं दिखता है? जी बिल्कुल आयशा, आपका जो सवाल है और जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो बिल्कुल एक अमल ऐसा है कि जो कार फरमा है अमेरिका में या किसी भी जंग में, हमें ये देखना होता है कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो जंग बंदी चाहती हैं और कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो जंग को जारी रखना चाहती हैं। उसमें यकीनन जो अमेरिका का, जिसे हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये अमेरिकी सदर ही एक थे आइजनहावर, ये उनकी इख्तरा या इस्तिलाह जो उन्होंने बनाई थी। और उसका ये है कि जो अमेरिका में डिफेंस की प्रोडक्शन है, डिफेंस इंडस्ट्री है, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुस्तकिल कोई ना कोई जंग लगी रहे ताकि हमारा असला बिकता रहे, असला बिके और ढेर सारा मुनाफा जो है वो कंपनियां लेती रहें। और फिर इन कंपनीज जो होती हैं, इनके बोर्ड्स के ऊपर सियासतदान भी होते हैं, ताकतवर लोग भी होते हैं, उनका सदर तक एक्सेस भी होता है। तो वो तो यकीनन यही चाहते हैं कि जी ठूठ हाँ चले, मिसाइल चले। लेकिन अभी क्या हुआ था कि मजे की बात ये हुई थी कि बहुत सारे मिसाइल्स और बहुत से अहम हथियार जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था फरवरी से, वो उनमें कमी आ गई थी क्योंकि बहुत सारा असला डिप्लीट हो गया, यूज हो गया। अब उसको रिप्लेनिश करने में भी कुछ महीने चाहिए थे और वो अभी कुछ ब्रेक मिली है। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है कि चंद माह और दरकार है इस साल के आखिर तक, जबकि पूरे का पूरा अमेरिका का आर्सेनल जो है दोबारा से मुकम्मल होगा, खुसूसन ये टॉम हॉक मिसाइल्स और इस तरह की जो हाई एंड जो हथियार हैं। मगर दूसरा जो बड़ा एक वो फोर्स है जिसे हम कहते हैं, वो अमेरिका में एपेक या जो कि इजरायली लॉबी का नुमाइंदा है, जिसकी की पेनिट्रेशन अमेरिकी सोसाइटी और अमेरिकी सियासत, अमेरिकी कांग्रेस और हत्ता के ऐवान सदर व्हाइट हाउस तक है। वो तो बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि इजराइल की तो इस MOU जंग बंदी से इजराइल की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और वो बारहा ये कहते रहे कि हमने ये फाइनल सॉल्यूशन तक लेके जाना है, यानी कि ईरान की हुकूमत को गिराना है, ईरान के टुकड़े टुकड़े करने हैं और जो ग्रेटर इजराइल का एजेंडा जो कि सरकारी उनका एक ऑफिशियल प्लान है उसको पूरा करना है। अच्छा, अब ये तो दो बड़े वो फोर्सेस हैं जो कि अपना असर और रसूख रखते हैं। मगर याद रहे कि अमेरिका एक चाहे कोई बेहतरीन जमहूरियत ना हो, लेकिन जमहूरियत जरूर है और वहां पर पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है, वहां पे वोट भी कास्ट किए जाते हैं, वहां का मीडिया, वहां की इंटेलिजेंसिया, सिविल सोसाइटी, वो एक अपना भी असरो रसूख और नफूज रखते हैं। तो इस वक्त क्या वाकया है कि ईरान की जंग जो है वो इंतहाई अनपॉपुलर है। कोई अमेरिका में जो शहरी हैं, शहरी ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी है और मीडिया के बेशतर हिस्से हैं, वो इस जंग को बेकार और अमेरिका के लिए डैमेजिंग जंग करार दे चुके हैं। और यही वजह है कि ट्रंप को भी बिल आखिर उस MOU के ऊपर दस्तखत करवाने पड़े जो कि बज़ाहिर ईरान के हक में दिखाई देता है। और यही अमेरिका में फिर बाद में ट्रंप पर अटैक शुरू हो गए कि आपने तो ईरान के सामने घुटने टेक दिए, आपने तो ईरान का खात्मा करना था, मजा चखाना था, उसको कसना था, उसके बरक्स आपने उसको कंसेशंस दे दी। तो अब इन दो जो अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन और जो लोग जंग जारी रखना चाहते हैं उनके दरमियान कशमकश है। और ये मगर अमेरिकी इंतजामिया में कोई कशमकश नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ। देखिए, नहीं, अमेरिकी इंतजामिया में भी कशमकश है क्योंकि अमेरिका में पॉलिसी जो बनती है वो सिर्फ एक शख्स या एक इदारा मिलकर नहीं बनाता, वो मिला जुला काम होता है। उसमें पेंटागन की राय भी होती है, उसमें सदर की मर्जी भी होती है, सदर के मुशीर भी होते हैं, पब्लिक ओपिनियन के जो मैनेजर्स, जो पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं वो भी होते हैं, और जो सबसे अहम
जो बड़ी कंपनियां, बिग बिजनेस जिन्हें कहा जाता है आयशा, वो भी होते हैं। अब डिफेंस के अलावा जो बाकी बिग बिजनेस है वो ये कहता है बंद करो ये जंग, क्योंकि इससे आबनाए हुर्मुज के बंद होने से जो मईशत को नुकसान होगा उसका नुकसान हमें हो रहा है और होगा मजीद। तो वो भी ट्रंप को ये कहते आए हैं कि आप ये जंग बंद करें। तो इसलिए जो जेडी वेंस है वो उस तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि पहले वो पाकिस्तान भी आए, उन्होंने इजराइल को काफी सख्त बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो मुस्तकिल इजराइल को सुना रहे हैं, स्विट्जरलैंड में भी थे तो वहां भी उन्होंने गुफ्तगू की। अच्छा, और ये ट्रंप के सारे हवारी थे। टकर कार्लसन एक और बहुत इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर और पॉडकास्टर, आपको पता है यूट्यूबर भी जो पाकिस्तान में उनका जिक्र होता है, ये अमेरिका से ये एक्सपोर्ट आई है पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। तो वो यूट्यूबर्स भी सारे जो है वो जंग के खिलाफ है, और वो लोग कहते हैं ट्रंप को कि तुमने ये बंद करो जंगबाजी। अब मार्को रूबियो जो है उनकी नजरें हैं इलेक्शन पर, जैसे आपने कहा और बाकी हमारे साथियों ने कहा, उनको एपेक की सपोर्ट चाहिए। एपेक के पास होते हैं बहुत सारे पैसे, पैसे के बगैर इलेक्शन होता नहीं है और इलेक्शन के बगैर ठीक हो गया रज़ा रूमी साहब, मगर दुनिया का पैसा और मईशत या इस जंग और बदअमनी की वजह से देखना यह है कि दोनों जानिब किस हद तक के या कितने भी अंदरूनी इख्तिलाफात हो, मगर दुनिया को कितना लंबा अरसा इसको झेलना होगा।